वेलकम बैक टू मॉडल कन्वेंशंस। और अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 7 से। बिजनेस प्रॉफिट एक कंट्री ऑफ रेसिडेंस है और दूसरा कंट्री ऑफ सोर्स है, यानी जहां पे आपका पीई सिचुएटेड है। तो सोर्स कंट्री ने टैक्स लगाना चाहिए कि रेसिडेंस कंट्री ने इस बिजनेस इनकम को टैक्स करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। तो कौन करेगा, लेट्स सी। तो ब्रीफ में पहले वहां दिया है, पॉइंट पढ़ लो आप कि आर्टिकल 7 डील्स विद टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स of an enterprise. It contains the rules for taxation and ascertainment of profits of a foreign enterprise doing business in the state of source. This article provides the basic rule regarding the taxing rights. ये rights के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? Rights of state of residence and the state of source in relation to business profits of an enterprise. It contains rules for computing profits that are attributable to PE. तो रेसिडेंस वाला कंट्री दूसरा है और जहां सोर्स है वहां उसका पीई है, एंटरप्राइज का। दीज आर मशीनरी प्रोविजंस व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी टू पे। देखो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है वो सिर्फ एलोकेशन ऑफ राइट्स के लिए होता है। डीटीए के अंदर आप टैक्स को इंपोज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो लेट्स सी पैरा 1 ओईसीडी मॉडल पहले देखते हैं। The profits of an enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state unless the enterprise carries on business in the other contracting state through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, yani through a permanent establishment in the other state, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of para 2 जो अपन देखेंगे अभी, may be taxed in that other state. बहुत सिंपल बात। अगर एक इंडियन एंटरप्राइज है और उसका बिजनेस इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स करेगा, और अगर एक इंडियन एंटरप्राइज है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दूसरे कंट्री में है और उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से वो वहां पर बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है, तो उस इनकम पे दूसरा जो स्टेट है वो टैक्स लगा सकता है। सिंपल। फिर यूएन मॉडल क्या कहता है, देखो यूएन में कहता है कि प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बी टैक्सेबल ओनली इन द स्टेट। वही इंडिया का प्रॉफिट इंडिया में टैक्स होगा अनलेस द एंटरप्राइज कैरीज ऑन बिजनेस इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट थ्रू अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट सिचुएटेड देयरइन। यानी अगर अपना पीई उस कंट्री में है, दूसरे कंट्री में है, तो फिर क्या होगा? If the enterprise carries on business as aforesaid, yani through PE in the other state, the profits of the enterprise may be taxed in the other state, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. तो ये तो यहां पे भी लिखा था कि permanent establishment से related जो profits है वो दूसरा state tax कर सकता है। तो एक क्लॉज में यहां भी वही लिखा है कि permanent establishment से related जो profit है वो दूसरा स्टेट टैक्स कर सकता है। लेकिन यहां और दो पॉइंट है, बी एंड सी। तो वो क्या है, देखो बी, सेल्स इन दैट अदर स्टेट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड एज दोज सोल्ड थ्रू दैट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और अदर बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड ऑन इन दैट अदर स्टेट ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड एज दोज अफेक्टेड थ्रू दैट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। यानी जितना इनकम उस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड है उसको हम टैक्स करेंगे। फिर वहां से जो सेल्स हो रहे हैं ऑफ गुड्स एंड मर्चेंडाइज ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड एज दोज सोल्ड थ्रू परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जो हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू बेचते हैं वो तो टैक्सेबल है ही। उसके अलावा अगर अपन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ के और भी कोई गुड्स बेचते हैं, यानी पी के थ्रू ना बेच करके बाकी बेचते हैं, तो उसको भी टैक्स करेंगे। वो डिफरेंस है। ये देखो, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने एक पीई न्यूजीलैंड में सेटअप कर दिया, ठीक है, उसके थ्रू मैंने 50 लाख के गुड्स बेचे, तो उससे जो इनकम है वो तो न्यूजीलैंड में टैक्स होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, दोनों में सेम है।
अब वही गुड्स जो मैं मेरे पीई के थ्रू बेचता हूं वो मैं किसी और रास्ते के थ्रू भी तो बेच सकता हूं ना. आई कैन सेल डायरेक्टली इन टू न्यूजीलैंड, नॉट थ्रू पीई बट बाईपासिंग द पीई. तो यूएन मॉडल कहता है कि यूएन जो आप पीई है उसको बाईपास करके अगर कोई डायरेक्ट सेल भी न्यूजीलैंड में करते हो तो उसका जो इनकम है वो भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट टैक्स कर सकता है क्योंकि आपका वहां पीई है. तो पीई का इनकम तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो डायरेक्ट सेल है उसकी इनकम भी हम वहां टैक्स करेंगे. और उसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, और कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन इन दैट अदर स्टेट of the same or similar kind as those affected through PE. यानी PE के थ्रू जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसी तरह के कुछ और एक्टिविटीज भी हमने वहां किए डायरेक्टली अदर देन PE, तो उसको भी टैक्स करेंगे. तो बी और सी सेम चीज है, सिर्फ बी में सेल्स दिया है यानी डायरेक्ट बिजनेस इनकम जो सेल्स अराइज होती है वो दिया है, और सी में अदर बिजनेस एक्टिविटीज दिया है. सो विच कैन बी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, विच कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स, ऑक्सिलरी एक्टिविटीज जो अपन पी से भी करते हैं लेकिन हमने अलग भी किया, तो जो अलग किया उसको भी टैक्स करेंगे. सो सेपरेट सेल्स एंड सेपरेट अदर एक्टिविटीज विल ऑल्सो बी टैक्स्ड बाय दैट कंट्री. आए समझ में? तो ये यूएन मॉडल में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. तो इसी को अपन नीचे देखो दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल कहा जाता है. यानी पी है हमारा, तो पी के थ्रू जो बिजनेस करेंगे वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा उस कंट्री में, लेकिन पी को बाईपास करके अगर कोई बिजनेस किया सेल या अदर एक्टिविटीज जो पी से भी करते हैं, पी से भी होता है लेकिन हमने अदर देन पी भी किया, तो ये भी यहां अट्रैक्ट हो जाएगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. दिस विल ऑल्सो बी क्लब्ड हियर. तो ये पूरा इनकम दूसरा स्टेट जो है वो टैक्स कर सकता है. फिर उसी को एक्सप्लेन किया है तो वो तो अपन समझ ही चुके. फिर आ जाओ पैरा 2 पे. या उसके पहले देखो लास्ट जो पैरा है ना उसमें कुछ रूल 8, 9, 10 के बारे में लिखा है, वो अभी छोड़ो, वो अपन अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको. पैरा 8, 9, 10, सो डोंट रीड दैट. सीधा आप नीचे आओ, ये यहां से देखो बिजनेस प्रॉफिट्स दिखा. बिजनेस प्रॉफिट्स नॉट एट्रीब्यूटेबल टू पीई कैनॉट बी टैक्स्ड इन द स्टेट ऑफ सोर्स एक्सेप्ट अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल अंडर यूएन मॉडल जो बी और सी देखा था. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या है देखो. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल under which a country may tax a foreign enterprise in respect of income it derives in the other country if the enterprise maintains a permanent establishment in the other country, irrespective of whether that income is derived through or otherwise economically connection with PE. यानी PE के थ्रू हम राइज करे या डायरेक्ट सेल करे, दोनों भी टैक्सेबल होगा if you have PE in that country. यानी अजम्पशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या है कि अजम्पशन है कि आप जितना भी बिजनेस करो अपनी कंट्री में वो पी के थ्रू करो. अगर आपने पी एस्टैब्लिश किया है देन यू डू बिजनेस थ्रू पी के थ्रू करो और टैक्स भरो. नहीं तो आप क्या करो, पी भी एस्टैब्लिश करोगे और टैक्स से बचने के लिए कुछ डायरेक्ट सेल भी करोगे, तो गवर्नमेंट कहता है ये अलाउड नहीं है. आप जो डायरेक्ट बिजनेस करोगे वो भी हम टैक्स करेंगे. And the force of attraction rule implies that when a foreign enterprise sets up PE in the state of source, it brings within itself the fiscal jurisdiction of that state, that is state of source, to such a degree that all profits that the enterprise derives from that state of source, whether through PE or not, can be taxed by it. इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. What do you mean by force of attraction rule? तो जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा एग्जाम में जाएंगे बच्चे और आए साला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या पूछा है ये. मालूम नहीं कोई कोई क्या एग्जाम्पल लिख के आएंगे, दीपिका पादुकोण एंड कैटरीना कैफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गॉड नोज. कुछ नहीं कहा मैंने, आगे चलो. टू इलस्ट्रेट, कंसिडर द केस ऑफ सेल ऑफ जीप्स इन सोर्स स्टेट through a showroom in that state. If the enterprise sells jeeps directly
तो देखो उसका शोरूम है, तो अगर शोरूम है और वहां से बेच रहा है तो पी फॉर्म हो गया ना, तो शोरूम बिकम्स अ पी। तो जैसे जीप, अभी आजकल तो खैर जीप इंडिया आ गया, लेकिन पुराने जमाने की बात है कि जीप जब इंडिया में नहीं था, जीप कंपनी वॉज नॉट इन इंडिया, अभी तो आ गया है, पूना में उन्होंने प्लांट डाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं था। तो अगर वहां से उन्होंने एक शोरूम सेटअप किया इंडिया में, यूएस कंपनी है, एक शोरूम इंडिया में डाला, उसके थ्रू बेचा, तो पी बन गया। अब कुछ जीप उन्होंने डायरेक्टली बेचे कस्टमर्स को यूएस से, तो उससे जो इनकम आएगा वो भी हम टैक्स करेंगे इंडिया में। तो वो लिखा है, इफ द एंटरप्राइज सेल्स जीप्स डायरेक्टली टू सम कस्टमर्स दैट इज नॉट थ्रू द शोरूम बट डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, यानी यूएस से, to say bulk customer, then the profits arising on such bulk sale would also be attributed to the PE and would be treated as profits arising from the PE under force of attraction principle. Simple. Good. फिर पैरा 2 पे चलते हैं. For the purpose of this article and article 23A and 23B जो बाद में पढ़ेंगे, the profits that are attributable in each contracting state to the permanent establishment referred to in para 1 are the profits it might be expected to make in particular in its dealings with other parts of the enterprise if it were a separate and independent enterprise. ये प्रॉफिट डिवीजन कैसे करना उसके बारे में बात कर रहा है. ये तो हो तो क्या रहा है कि आप वहां से गुड्स एक्सपोर्ट यूएस एक्सपोर्ट करके इंडिया में अपनी ब्रांच में लेके आ रहे हो शोरूम में, और यहां से बेच रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है. तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? आपका तो एक ही ट्रांजैक्शन है, यूएस से माल बनाया, मैन्युफैक्चर किया, इंडिया लेके आए ब्रांच में और यहां से बेच दिया. तो वहां मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए का है, उसको यहां लेके आए, यहां से 120 में बेच दिया, तो आपका तो टोटल प्रॉफिट 20 रुपए का हुआ. अब ये 20 रुपए में इंडिया में पीई को कितना एलोकेट करेंगे और फॉरेन एंटरप्राइज को कितना करेंगे, ये सवाल पैदा हुआ. क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग तो यूएस में और इंडिया में लाके बेचा, प्रॉफिट 20 रुपए आए, तो क्या पूरा 20 रुपए इंडिया में टैक्स कर देंगे क्या? नहीं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना. तो वो लिखा है. तो ऐसा मानो कि अगर आप जीप वहां बना करके 100 रुपए में बनती है, अगर आप इंडिपेंडेंटली किसी को इंडिया में बेचते, एक्सपोर्ट कर देते, तो कितने में करते? तो वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्राइस क्या होता है वो अपन निकाल के कंपेयर करते हैं. तो मान लो 110 में करते, तो फिर सीधी बात, अगर 100 रुपए में वहां कॉस्ट आया, 110 में आप एक्सपोर्ट करते, इसका मतलब 10 रुपए प्रॉफिट अर्न करते. अब आप इंडिया में लाके उसको बेचे 120 में, तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसको वहां और यहां अपन टैक्स करेंगे. कैसे देखो मैं आपको समझाता हूं. वेरी सिंपल. ये यूएस में पेरेंट कंपनी है और इंडिया में पीई है. तो मान लो कि अगर ये यहां से लाता है 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका, वहां इंडिया में लाके सेल करता है 120 में, सो टोटल प्रॉफिट ऑन द ट्रांजैक्शन इज 20. अब अपने को देखना है कि यूएस में कितना और इंडिया में कितना है ना. तो अपन एक इंडिपेंडेंट सेल देखेंगे. तो अगर ये इंडिपेंडेंट एक सेल करता है 110 में एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो उसका मतलब कि ये जो डिफरेंस अब अपने को मिलेगा, ये डिफरेंसेस अलग अलग टैक्सेबल होंगे. तो 100 और 110 का डिफरेंस यानी 10 रुपीज प्रॉफिट आ जाएगा यूएस कंपनी का, जो अपन इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे. और ये जो 10 रुपी आ रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑफ पीई माना जाएगा 10 रुपीज, जिसको इंडिया में टैक्स कर सकते हैं. तो वो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन अपने को समझ में आएगा. यानी अपन ये मानेंगे कि ये और ये अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये इसको कितने में देगा, 110 में देगा. तो बस ये प्रॉफिट इधर, ये प्रॉफिट इधर. तो वो लिखा है, if it were a separate and independent enterprise engaged in same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through other parts of the enterprise. तो ये सब ये उसमें भी पढ़े थे अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग में. ये सब चीजों को देखते हुए अपने को प्राइस निकालना पड़ेगा कि कितने में इसको देना चाहिए
considering the functions performed, the risks taken, the assets used, सब चीजों को देखते हुए। तो वो 110 जो प्राइस निकाला है वो सब चीजों को देखते हुए निकालेंगे। सिंपल। और यूएन मॉडल क्या कहता है डिवीजन के लिए कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ पैरा 3 where the enterprise of a contracting state carries on business in the other's contracting state through a PE situated therein, there shall in each contracting state be attributed to that PE the profits which it might be expected to make if a distinct and separate enterprise engaged in same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment। ये नहीं भी वही है, दोनों को अलग अलग मानो और फिर देखो कि अगर पी है अभी तो उसको फुकट में मिल रहा है गुड्स और फिर वो बेच रहा है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो तो खरीद के लाना पड़ेगा ना। तो ये देखो कि कितने में खरीद के ला सकते थे। अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते, पीई अगर इंडिपेंडेंट मान लिया जाए तो पेरेंट कंपनी से कितने में परचेज करता, 110 में करता। तो बस वो 110 और 120 का जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट। तो सिमिलर लाइंस पे है दोनों। सिर्फ इतना है कि ओईसीडी में ये जो FAR फंक्शंस एसेट एंड रिस्क का जो पॉइंट है वो एक एडिशनल पॉइंट कि उसको कंसीडर करना है, जिसको फार एनालिसिस कहते हैं, फंक्शन एसेट एंड रिस्क एनालिसिस। वो यूएन मॉडल में एब्सेंट है। फिर पैरा 3 पे चलते हैं। पैरा 3 सिर्फ यूएन मॉडल में है, इसमें ये वाला पैरा मिसिंग है कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट देयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस expenses which are incurred for the purpose of business of PE। obviously PE का जो इनकम निकालेंगे तो एक्सपेंसेस माइनस करके निकालेंगे ना, including executive and general administrative expenses so incurred whether in the state in which PE is situated or elsewhere। अब PE को मैनेज तो वहां से कर रहे हैं ना अपन, तो मैनेजमेंट एक्सपेंस जो यूएस में हुए हैं, जो PE का मैनेजमेंट एक्सपेंस यूएस में हुआ है वो एलोकेट करेंगे और उसका डिडक्शन देना पड़ेगा। तो पीई का जब इनकम निकालेंगे तो उसमें पीई के जो चलाने के खर्चे हैं वो भी माइनस होंगे, और अगर कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हेड ऑफिस लेवल पे हुए हैं तो वो एलोकेट करके उसको भी माइनस करेंगे। However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid otherwise than through reimbursement of actual expenses by the PE to the head office of the enterprise or any of the other offices by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights। यानी रॉयल्टी वगैरह अगर पेमेंट है, पी ने हेड ऑफिस को रॉयल्टी या लीगल फीस, चार्जेस फॉर यूजिंग द कॉपीराइट्स ऐसे पे किए तो उसका कोई डिडक्शन नहीं देंगे। ऐसे कोई भी पेमेंट का डिडक्शन नहीं देंगे जो हेड ऑफिस को किया गया है, एक्सेप्ट के अगर हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया पीई के बिहाफ में और पीई ने उसको रीइंबर्स किया तो वो खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ऐसे कोई पेमेंट है हेड ऑफिस को, रॉयल्टीज या लाइसेंस फीस वगैरह, नॉट अलाउड इज डिडक्शन। अगर आपको याद आता होगा तो दिस इज सिमिलर दैट वी हैव स्टडीड बिजनेस हेड में एक सेक्शन देखा था 44DA, वही है, सेम है। और बाय वे ऑफ कमीशन for specific services performed or for management, or except in the case of banking company by way of interest on money lent to permanent establishment। head office ने branch को पैसा lent किया और ये interest दे रहा है, disallow, ये सब disallow होगा, interest disallow। likewise no account shall be taken in the determination of profits of PE for amounts charged by the PE to the head office of the enterprise or any other offices by way of royalty, fees, सिमिलर पेमेंट्स। यानी उल्टा भी, अगर हमने वहां से कोई फीस वगैरह कलेक्ट की है तो उसको हम टैक्स भी नहीं करेंगे। पेमेंट किया है तो डिडक्शन भी नहीं देंगे, और अगर कलेक्ट किया है तो टैक्सेबल भी नहीं करेंगे। सिमिलरली फॉर इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन मनी लेंट टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को लेंड किया पैसा, उसका इंटरेस्ट लेके आ रहे तो अपन उस इंटरेस्ट को टैक्स नहीं करेंगे। यानी आपसी लेन देन जो है, कहने का मतलब है आपसी जो पेमेंट है बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच, उसको अपन डिसरिगार्ड करेंगे, खर्चे को भी और इनकम को भी।
फिर पैरा 4 OECD का क्या है देखते हैं. वे in accordance with para 2 a contracting state adjusts the profits and are attributable to permanent establishment of an enterprise or one of more contracting states and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other state. The other state shall, to the extent necessary to eliminate double taxation, make an appropriate adjustments to the amount of tax charged on those profits. Obviously, तो जब दूसरा स्टेट जो है वो उतना टैक्स कम कर देगा, एडजस्टमेंट रिलीफ देगा डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए. In determining such adjustment, the competent authorities of the contracting states shall, if necessary, consult each other. तो वो आपसी कंसल्टेशन से क्रेडिट देंगे. फिर पैरा 5 है, यूएन मॉडल में है कि insofar as it has been customary in a contracting state to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of total profits of the enterprise in various parts, nothing in para 2 shall preclude that contracting state from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result should be in accordance with the principles contained in this article. कुछ नहीं है, ऊपर में देखा ना कि कैसे करो डिवीजन. तो यहां बोलता है कि अगर कोई कस्टम फॉलो हो रहा है सालों से, कस्टम यानी समथिंग विच इज एग्रीड फॉर इयर्स, अगर एक कस्टम सालों से फॉलो कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, और अगर वो कस्टम यहां जो हमने प्रिंसिपल्स देखे उसके हिसाब से है कि अपन इंडिपेंडेंट मान के चलो, अगर वही हिसाब से है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर पैरा 6 है, ये भी यूएन मॉडल में है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स द प्रॉफिट्स टू बी एट्रीब्यूटेड टू पीई शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सेम मेथड ईयर बाय ईयर. देखो कंसिस्टेंसी फॉलो होना चाहिए. तो एक बार एक मेथड डिसाइड हो गया तो ईयर आफ्टर ईयर वो सेम प्रिंसिपल एडॉप्ट करके चलना है, अनलेस देयर इज गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर द कॉन्ट्ररी. अगर सर्कमस्टांस ऑफ बिजनेस बदल गए तो फिर आप नेचर को चेंज कर सकते हो, वरना उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. फिर ओईसीडी का पैरा 7 है कि where profits include items of income which are dealt with separately in other articles of this convention, then the provisions of those articles shall not be affected by the provision of this article. यानी बाकी आर्टिकल्स में भी अगर इस इनकम के बारे में कुछ लिखा है तो वो आर्टिकल ये वाले आर्टिकल को ओवरराइड करेंगे. The other articles will override article which is mentioned in this part. और उसमें भी सेम है. फिर चलो आगे, नेक्स्ट वील गो टू आर्टिकल 11, इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं. तो अभी हमने क्या देखा, बिजनेस इनकम. नाउ लेट्स सी इंटरेस्ट. These articles provide the right to both the countries in respect of taxation of interest. Generally, the interest is taxed in the source country at a given rate on gross basis. Thereafter, such income may be taxable in the country of residence with credit for the tax paid in the source country. अब देखो, इसका बैकग्राउंड अगर आपको समझना है तो इनकम टैक्स एक्ट में जाना पड़ेगा. सेक्शन 9 में एक पॉइंट है ना कि अगर फॉरेन से किसी पर्सन ने रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया, सेक्शन 9 में याद करो, इंटरेस्ट डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, कि फॉरेन से किसी बैंक ने या कोई भी पर्सन ने इंडिया में किसी रेसिडेंट को लोन दिया और इस आदमी ने लोन को इंडिया में यूज किया फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन और व्हाटएवर, and he pays interest to the non-resident, then that interest is deemed to accrue or arise in India. Deemed accrual का कॉन्सेप्ट आता है, यानी उसका सोर्स इंडिया में माना जाता है, उस इंटरेस्ट का सोर्स इंडिया में माना जाता है. तो अगर इंडिया में सोर्स है, एक फॉरेन लेंडर है, उसने किसी रेसिडेंट पर्सन, इंडिया के किसी पर्सन को लोन दिया, इस आदमी ने उसको इंटरेस्ट दिया, तो नॉन रेसिडेंट पर्सन का सोर्स ऑफ इंटरेस्ट कहां पे आ गया, इंडिया में, सेक्शन 9 के हिसाब से.
डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, उस पर एक टैक्स लगाता है। तो फिर अपन ने वो 115 ABCD पढ़े थे कि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया से इंटरेस्ट अर्न करेगा तो कंसेशनल रेट एक लगाते, फ्लैट रेट, कभी 10 कभी 20 ऐसे रहता है। तो मान लो कि 10% लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो ठीक है, उस ग्रॉस इंटरेस्ट पे 10% वो इंडिया में टैक्स पे कर देगा, और जितना टैक्स इंडिया में पे करेगा उतना अमाउंट उसको फॉरेन कंट्री में क्रेडिट मिल जाएगा। अब मान लो यूएस का वो पर्सन था, और यूएस में अगर इस इनकम पे 35% टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो वहां पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेगा, एक्सपेंस वगैरह माइनस करके नेट निकालेगा, उस पर टैक्स निकालेगा यूएस के अंदर। तो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में भी टैक्स हो गई, वहां भी इंक्लूड होंगी, उस पर टैक्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वहां का रेट कम आ रहा है कि इंडिया में जो भरा वो, तो इंडिया में जितना टैक्स उसने भर दिया है वो वहां माइनस हो जाएंगे, क्रेडिट मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, और फिर डिफरेंस अगर वहां है तो वो पे करेगा। तो मान लो इंडिया में 10% भर दिया है तो बैलेंस यूएस में पे करेगा। तो इंटरेस्ट पे दोनों कंट्री टैक्स लगाती है, सोर्स एज वेल एज रेसिडेंस। तो देखो क्या बोला है पैरा 1, इंटरेस्ट अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यानी सोर्स हो गया, अराइजिंग इन सोर्स, तो ये स्टेट कौन सा है, सोर्स, and paid to a resident of the other contracting state may be taxed in that other state. UN मॉडल भी कहता है कि yes, it can be taxed in the other state. So para 1 of article 1 नोट में लिखा है, provides that resident state can always tax the income unless DTA prohibits it. Even without this clause, the resident country could tax the interest, क्योंकि लॉज में तो, डोमेस्टिक लॉज में तो लिखा ही है, और यहां लिखा है मे, तो इसका मतलब कि वो भी टैक्स कर सकते हैं। तो सोर्स तो करेगा ही करेगा, जो रेसिडेंस वाला कंट्री है वो भी कर सकता है। तो जब दोनों करते हैं तो फिर वो क्रेडिट देके सेट ऑफ करते हैं। तो ऐसा है वो, फिर बाकी सिंपल है। फिर आ जाओ सीधा पैरा 2 पे, However, interest arising in a contracting state may also be taxed in that state according to laws of that state. तो देखो पैरा 1 में कहता है कि जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है वो भी कर सकता है, पैरा 2 में कहता है कि जहां अराइज हो रहा है वो भी कर सकता है, यानी दोनों को राइट दे दिया है ना। पैरा 1 में किसको राइट दिया, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, पैरा 2 में किसको राइट दिया, कंट्री ऑफ एक्रूअल, कंट्री वेयर द इंटरेस्ट इज अराइजिंग। But if the beneficial owner of interest is a resident of the other contracting state, the tax or charge shall not exceed 10% of the gross amount of interest. तो यहां लिखा है कि ठीक है, जो सोर्स वाला कंट्री है वो भी टैक्स लगा सकता है, लेकिन 10% से ज्यादा ना लगाए ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड, 10% मैक्सिमम लगाना चाहिए। The competent authorities of the contracting state shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. अब वो आपस में डील कर ले। तो सजेशन दिया है OECD ने कि 10% तक लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। और यूएन क्या कहता है, देखो यूएन कहता है कि however such interest may also be taxed in the contracting state in which it arises, यानी वही source, and according to the laws of that state. But if the beneficial owner of the interest is a resident of the other contracting state, the tax charge shall not exceed such percentage. यहां पे 10% नहीं बोला, यहां बोला such percentage. The percentage is to be established through bilateral negotiations. यानी दोनों पार्टीज जो फिक्स करे वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फिक्स कर सकते हैं of the gross amount of interest. And the competent authorities of the contracting state shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम चीज है कि कंट्री ऑफ सोर्स लगा सकता है। यूएन में बस इतना बोल दिया है कि आप लोग डिसाइड कर लेना, ओईसीडी में बोला है 10%, मैक्सिमम 10% तक लगाओ, तो वो डिफरेंस है। फिर पैरा 3 में आ जाओ, पैरा 3 कहता है कि टर्म इंटरेस्ट एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल मींस इनकम फ्रॉम डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड, डिबेंचर्स, बोरोइंग, सब आ जाएंगे उसमें, ऑल डेट्स whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profit, participating debt हो, non participating हो, unsecured हो, secured हो, सब covered है।
एंड इन पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो भी कवर्ड है, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, and income from bonds or debentures including premiums and prices attaching such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article. इसमें penalty covered नहीं है, सिर्फ interest cover होगा, और interest में premium, bonus वगैरह सब cover हो जाएगा. Same definition is given in UN model also. फिर पैरा 4 में लिखता है कि प्रोविजन ऑफ पैरा 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest being a resident of a contracting state carries on business in the other contracting state in which the interest arises through a PE established therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such PE. In such case the provisions of article 7 shall apply. यानी बिजनेस, उसको फिर बिजनेस मानेंगे. तो कहने का मतलब कि एक इन्वेस्टर है, एक FII है जो यूएस में है, उसने डायरेक्टली एक इंडियन कंपनी को लोन दिया और इंडियन कंपनी को लोन लेके इंडिया आ गई, या उसने वहां से बैठ के इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट किया, तो यहां से जो इंटरेस्ट उसको जाएगा वो अपन इस रूल में कवर करेंगे, इंटरेस्ट के रूल में, आर्टिकल में. लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में आके ब्रांच खोलता है, बिजनेस खोलता है, पैसा इंडिया में लाता है और यहां ब्रांच के थ्रू, पीई के थ्रू लेंडिंग करता है, तो फिर उसका बिजनेस हो गया. फिर उसको आर्टिकल 7 में कवर करेंगे एंड नॉट 14, नॉट 11. सिमिलरली यूएन मॉडल में भी है, देखो कि provisions of para 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of interest being a resident of contracting state carries on business in the other contracting state in which the interest arises through a PE. तो यहाँ भी वही है कि PE के थ्रू करोगे तो नहीं आएगा. or performs in that other state independent personal services. अब ये एडिशनल पॉइंट, ये एडिशनल पॉइंट उसमें डाला है, independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such PE or the business activities referred to in clause C of para 1 of 7. इसमें एडिशनल 2 पॉइंट्स है ना, वो अदर एक्टिविटीज. इन सच केसेस द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 7 और आर्टिकल 14 एज ए केस में भी शैल अप्लाई. तो यहाँ 7 या 14 फिर अप्लाई होंगे, नॉर्मली 7 ही होगा, बिजनेस मानेंगे उसको. तो जहां भी पी आ गया और पी के थ्रू फिर बिजनेस हुआ, जैसे बैंक्स हो गए, तो यहां देखो सिटी बैंक वगैरह के एग्जांपल भी दिए कि फॉरेन बैंक है लेकिन वो इंडिया में आके ब्रांच सेटअप करते ना, फिर यहां से लेंडिंग होता है, तो वहां पर अपन बिजनेस रूल लगाते हैं एंड नॉट इंटरेस्ट रूल, उसको बिजनेस मानते हैं. फिर पैरा 5 है, interest shall be deemed to arise in a contracting state when the payer is a resident of that state. अब देखो इंडिया में एक्रू हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब पेयर जो है इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट. तो मैंने बताया ना कि फॉरेन से बैंक ने लोन दिया किसको? इंडिया के रेसिडेंट पर्सन को, और इंडिया का रेसिडेंट पर्सन फिर इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो पेयर बनेगा ना, पेयर ऑफ इंटरेस्ट. तो वो अगर रेसिडेंट है तो उसका मतलब कि फॉरेन बैंक का इंटरेस्ट इंडिया में अराइज हुआ. And where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of contracting state or not, has in a contracting state a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such PE, then such interest shall be deemed to arise in the state in which the PE is situated. बाप रे बाप रे, बहुत भारी हो गया, पढ़ो उसको 2 बार. बहुत सिंपल है, 2 बार पढ़ो.
अरे बहुत सिंपल है मेरे भाई लोग, ये क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि जो लेंडर है वो भी एक यूएस की कंपनी है, और जो बोरोअर है वो भी एक यूएस की कंपनी है। तो यहां बोरोअर भी यूएस का ही है, यानी ही इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएस, नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो लोन लिया है, इस लोन का जो यूज है वो पीई इन इंडिया के लिए यूज हुआ है। तो बोरोअर यूएस का है, रेजिडेंट, लेकिन ये पैसा जो बोरो हुआ वो कहां यूज हुआ, फॉर अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस बोरोअर इन इंडिया। जो बोरोअर का एक ब्रांच इंडिया में है, इसको सेटअप करने के लिए ये लोन लिया था, यानी लोन का यूज इंडिया में हुआ, पैसे का यूज इंडिया में हुआ, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो अपन ये मानेंगे कि ये लोन इस पीई के लिए है, और जहां यूज हुआ है और पीई ऑब्लिगेटेड है टू रीपे द लोन, तो उसको इंडिया में मानेंगे। यानी ये जो लोन है उसको, उसका ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसको क्या करेंगे, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी उसका सोर्स इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, सिंपल। लिखना है तो लिख सकते हो पॉज करके। देखो फिर से पढ़ो तब समझ आएगा। इंटरेस्ट शैल बी डीम टू अराइज इन इंडिया, अब यहां इंडिया डाल दो, कॉन्ट्रैक्टिंग से इंडिया, व्हेन द पेयर, पेयर कौन, इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट, तो ये तो क्लियर हो गया, पेयर अगर रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली अराइज इन इंडिया। वेयर हाउएवर द पर्सन पेइंग द इंटरेस्ट whether he is a resident of contracting state or not, यानी अब जो पर्सन पेइंग इंटरेस्ट है वो हो सकता है यूएस का बोरोवर पे करे उधर ही, बोरोवर भी यूएस का है वो पे कर दे उधर, तो हो सकता है वो रेसिडेंट हो या ना भी हो, है ना। where the person paying the interest and a borrower US company, whether he is a resident of the contracting state in India or not, has in contracting state, यानी यूएस का जो बोरोवर है has in India a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, यानी पीई को पैसा चाहिए था जो इंडिया में, तो यूएस की जो पेरेंट कंपनी है उसने बोरोइंग किया, किसके लिए किया, इंडिया में पीई को एस्टैब्लिश करने के लिए या उसको फंड करने के लिए। And such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the state, है ना। तो उसको डीम करेंगे कि वो इंडिया में अराइज हुआ है, वेरी सिंपल, इन विच द परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इज सिचुएटेड। यूएन क्या कहता है, interest shall be deemed to arise in a contracting state when the payer is a resident of that state, पहला पॉइंट तो सेम है। दूसरा, where however the person paying the interest, whether he is a resident of contracting state or not, similar, has in a contracting state a permanent establishment or a fixed base, ये एडिशन पॉइंट है, or a fixed base, in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the state in which the permanent establishment or the base is situated. Same है, सिर्फ एक एडिशनल वर्ड डाल दिया है, फिक्स बेस, बाकी कुछ नहीं। फिर पैरा 6 कहता है कि where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, ये दो और कोई तीसरा आदमी रिलेटेड है या इन दोनों का कोई स्पेशल रिलेशन है, the amount of the interest having regard to debt claim for which it is paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such a relationship, the provision of this article shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to laws of each contracting state
ड्यू रिगार्ड बीइंग हैड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कन्वेंशन। यानी जो नॉर्मल इंटरेस्ट है, जैसे इंटरनेशनल लोन्स में नॉर्मल इंटरेस्ट अगर 6%, लेकिन हमारा स्पेशल रिलेशनशिप ऐसा था कि हमने 12% दिया या मान लो 14% दिया, तो जो 6% है उसको तो अपन ये रूल के हिसाब से टैक्स करेंगे, जो नॉर्मल होना चाहिए उसको तो यहां करेंगे, और जो एडिशनल है वो दोनों कंट्री अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो एडिशनल है ना, ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का एग्जांपल है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये टैक्स इवेजन है कि इंडिया से आपको पैसा शिफ्ट करना था, तो आपने क्या किया कि क्योंकि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो उसको आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया। ये ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आता है, हमने देखा, इफ यू पे एक्सेसिव इंटरेस्ट इट विल बी डिसअलाउड, है ना, व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम। तो ये एक्सेसिव इंटरेस्ट को कैसे टैक्स करना, तो यहां बोला है कि वो आप आपस में देख लो, बट ड्यू रिगार्ड शुड बी हैड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कन्वेंशन। यानी ऐसा मत करो कि डबल टैक्सेशन हो, लेकिन वो आप देखो जिसको करना है कर लो। तो जितना आर्म्स लेंथ पे आएगा वो तो यहां कवर होगा, जो उसके ऊपर है वो आप देख लो। फिर रॉयल्टीज है आर्टिकल 12 में, इंटरेस्ट हो गया। अब रॉयल्टी, तो रॉयल्टी भी सिमिलर लाइंस पे रहता है। देखो उसमें क्या लिखा है, पैरा 1, रॉयल्टीज अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अगेन अराइजिंग यानी कि सोर्स, अराइजिंग वर्ड यानी सोर्स in a contracting state and beneficially owned by resident of the other contracting state shall be taxable only in that other state, in that other state यानी residence। तो पहले तो यहां भी वही लिखा है कि जो रेसिडेंस का स्टेट है वो उसको टैक्स कर सकता है, ठीक है। यूएन क्या कहता है, यूएन कहता है रॉयल्टी अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू अ रेसिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सेम चीज, अराइजिंग एक जगह पे हो रहा है और पेमेंट यानी रेसिडेंट दूसरे जगह पे है। मे बी टैक्स इन दैट अदर स्टेट, यानी रेसिडेंस, रेसिडेंस वाला टैक्स कर सकता है कंट्री। However, such royalties may also be taxed in the contracting state in which they arise, and according to laws of that state. But if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other contracting state, the tax so charged shall not exceed the percentage which they may bilaterally agree of the gross amount of the royalties, and the competent authorities of the contracting state shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation. तो यूएन मॉडल में क्या है, जैसे इंटरेस्ट में था ना, सेम टू सेम उन्होंने रॉयल्टी में भी दिया है, सेम ऑन सेम लाइंस, कि पहले रेसिडेंस वाला टैक्स करे, और दूसरे में दिया है कि सोर्स वाला कंट्री भी टैक्स कर सकता है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक करेगा, तो वो परसेंटेज दोनों मिलकर डिसाइड कर ले ऑन ग्रॉस अमाउंट, और फिर जो दूसरा कंट्री है वो उतना उसको सेट ऑफ दे देगा, रेसिडेंस वाला कंट्री। लेकिन वो चीज यहां पे मिसिंग है, ओईसीडी में मिसिंग है। फिर डेफिनेशन दिया है रॉयल्टी में क्या क्या आता है, तो वो सिंपल है पैरा 2 और 3 में, कि द टर्म रॉयल्टीज एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल मींस पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ और द राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, artistic or scientific work, including cinematographic films, patents, trademark, design, model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. बहुत वाइड डेफिनेशन है जो अपन नॉर्मली समझते हैं, लेटिंग आउट ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह सब कुछ आ गया। और दूसरे में भी वही है, विथ अ लिटिल बिट change in words. The term royalties as used in this article means payment of any kind received as a consideration for use of or the right to use any copyright of literary in books, artistic, scientific work including cinematographic films or films or tapes used for radio or television broadcasting. तो ये एक ऐड किया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं होगा, बिकॉज डेफिनेशंस आर इंक्लूसिव, तो वो इसमें भी आएगा।
then patents, trademark, design or model, plan, secret formula, process, or for use of or the right to use industrial, commercial, scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial और scientific experience. तो वो एक दो पॉइंट डिफरेंट है, बाकी सेम है. रेंटल को भी कवर किया है यूएन मॉडल में, रेंटल ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स. फिर पैरा 3 पे चलते हैं, एंड 4 करस्पॉन्डिंगली. द प्रोविजंस ऑफ पैरा 1 शैल नॉट अप्लाई. तो अब ये एक्सेप्शन है, नॉट अप्लाई. If the beneficial owner of the royalties, being a resident of the contracting state, carries on business in the other contracting state in which the royalties arise through a PE. फिर से वही, अगर वो PE वहां पे एस्टैब्लिश करे और उसके थ्रू बिजनेस करे, लेटिंग आउट करे ऑफ इंटेंजिबल्स, तो फिर जो रॉयल्टी आएगा वो ये रूल में कवर नहीं होगा इस आर्टिकल में, लेकिन वो बिजनेस का जो हमने पढ़ा 7 उसमें जाएगा. एंड सिमिलर यूएन मॉडल में भी है. ये अपने जैसे इंटरेस्ट में एक्सेप्शंस देखे थे, सेम है रॉयल्टी में. कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जाएगा तो ये वो एक बार आप पढ़ के रख सकते हो उसको. सिमिलर टू इंटरेस्ट है. और पैरा 4-6 जो है ये भी वैसे ही है जिस इंटरेस्ट में था, कि स्पेशल रिलेशनशिप ऐसा है दोनों पार्टीज के बीच में, पेयर एंड पेई, कि जिसकी वजह से जो नॉर्मल रॉयल्टी जानी चाहिए उससे ज्यादा जा रही है. मोर रॉयल्टी इज बीइंग पेड. तो जितना नॉर्मल जाना चाहिए आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से उतना तो यहां पे कवर होगा, लेकिन जो एडिशनल है वो दोनों स्टेट आपस में डिसाइड कर सकते हैं. फिर आर्टिकल 13 है, कैपिटल गेन के ऊपर है. ये भी सिंपल है, देखते हैं हम. तो इसमें देखो ओईसीडी क्या बोलता है, गेन डेराइव बाय रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम द एलियनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. पहला इमूवेबल है, अंडरलाइन कर लो. referred to in article 6 and situated in the other contracting state may be taxed in the other state. यानी कि स्टेट में सोर्स. तो जो सोर्स कंट्री है वो टैक्स लगाएगा. और यूएन मॉडल भी सेम कहता है कि जो सोर्स कंट्री वो टैक्स लगाए इमूवेबल के लिए. इन लैंड बिल्डिंग उसमें आ गया. ठीक है. और इमूवेबल का डेफिनेशन दिया है नीचे, एक बार पढ़ सकते हो. फिर पैरा 2 कहता है कि गेन्स फ्रॉम एलियनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करो मूवेबल, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट which an enterprise of a contracting state has in the other contracting state, including such gains from alienation of such a permanent establishment. हो सकता है P को ही बेच दिया, alone or with the whole enterprise, may be taxed in that other state. ठीक है. और यूएन में भी वैसे ही दिया है. तो अदर में आप लिख दो पहले सोर्स. बस यूएन में वो एक एडिशनल पॉइंट आता है पर्सनल सर्विसेज वाला, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज. तो वो एडिशनल वहां दिया है, बाकी कुछ नहीं है, सेम चीज है. फिर पैरा 3 पे आ जाओ. पैरा 3 कहता है कि गेन्स फ्रॉम एलियनेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, ये हमने देखा डेफिनेशन, इंटरनेशनल ट्रैफिक, या बोट्स एंगेज्ड इन इनलैंड वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी पर्टेनिंग. तो एक हो गया शिप एंड एयरक्राफ्ट, दूसरे हो गए बोट्स जो इनलैंड वाटरवेज यानी एक कंट्री के अंदर जो चलते हैं वो बोट्स. Then movable property pertaining to the operation of such ship, aircrafts or boats shall be taxable only in the contracting state in which the place of effective management of the enterprise is situated. Clearly बोल रहा है जहां effective management है वहां टैक्स करो. तो ये शिप और एयरक्राफ्ट का पॉइंट हो गया.
फिर नेक्स्ट पॉइंट है गेन्स डिराइव बाय अ रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम द एलियनेशन ऑफ शेयर्स deriving more than 50% of their value directly or indirectly from the immovable property situated in the other contracting state may be taxed in that state यानी source. अब ये अपन ने वोडाफोन के इसके बाद देखा था जो अमेंडमेंट्स हुए थे सेक्शन 9 में, वो सब देखे थे. तो ये है कि शेयर्स है, अब वो शेयर्स बेच कहीं भी रहा है, शेयर्स कहीं भी बेचे, लेकिन वो शेयर्स की जो वैल्यू है, अच्छा आप पूरा लिखो, सोर्स का मतलब है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर सिचुएटेड. मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है. नाउ आई एम लिविंग इन यूएस, मान लो आई एम लिविंग इन यूएस, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स. रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू कहां से अराइज हो रही है? एसेट्स से. तो रिलायंस के एसेट्स कहां है? मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उनके पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कहां है? इंडिया में है. बाकी सब तो इंडिया में है ना, पूरा फैक्ट्री तो उनका इंडिया में है, जिसकी वजह से शेयर्स की वैल्यू आ रही है. अब मैंने शेयर्स अगर बाहर भी बेचे तो भी उसको अपन इंडिया में टैक्स कर सकते हैं. सिंपल. फिर से पढ़ो. Gains derived by a resident of contracting state from alienation of shares deriving more than shares से related है. shares कौन से shares? सवाल आता है कौन से shares? deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other contracting state यानी इंडिया. ठीक है, may be taxed in that other state यानी इंडिया. अब इसको वापस से पढ़ो. gains derived by, एक नाम ले लो, एंजेलिना जूली, रेसिडेंट ऑफ यूएस, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यूएस, फ्रॉम द एलियनेशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिराइविंग मोर देन 50% ऑफ देयर वैल्यू फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया मे बी टैक्स्ड इन इंडिया. समझ, ऐसे एग्जाम्पल को फिट करो हर एक केस में. एग्जाम में इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. एक केस दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि ये टैक्सेबल किसके हाथ में होना चाहिए एज पर दी ओईसीडी टैक्स मॉडल, कौन सी कंट्री ने टैक्स लगाना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा. सो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसके सबके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपको समझना है. जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो, जितने यहाँ लिखे हैं, जो मैं नहीं रीड कर रहा वो, और उसके अलावा सोचने का. ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ऐसे पढ़ोगे ना कुछ हवा नहीं लगेगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा. एग्जाम्पल फिट करो. कैपिटल गेन derived by Angelina Jolie, resident of US, from alienation of shares, deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable property situated in India. Reliance Industries के शेयर्स है तो इंडिया में वैल्यू डिराइव हो रही है ना, उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी सब इंडिया में, shall be taxed in that India. है ना, फिर याद रहेगा. और यूएन मॉडल क्या कहता है? देखो, यूएन मॉडल कहता है कि गेन्स फ्रॉम एलियनेशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी और ऑफ एनी इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप. यहां पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया है, यहां सिर्फ शेयर्स था, यहां पार्टनरशिप, ट्रस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड है. इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, ट्रस्ट और एस्टेट. ट्रस्ट और एस्टेट भी बिकता है ना, इंटरेस्ट जो आपका है वो आप बेच सकते हो. The property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a contracting state, यानी वो इंडिया, shall be taxed in that state. तो मैटर वही है, लेकिन यहां पे 50% ऐसा कोई बोला नहीं है, प्रिंसिपली बोला है. तो यहां 50% बोला है, मोर देन 50%, यहां प्रिंसिपली बोला है. तो प्रिंसिपली का मतलब क्या, ये बोला है कि आप लोग डिसाइड कर लो. लेकिन फिर लिखा है इन पर्टिकुलर नथिंग कंटेन्ड इन दिस पैरा शैल अप्लाई टू अ कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट और एस्टेट
other than a company, partnership, trust or estate engaged in the business of management of immovable properties, the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property used by such company, partnership, trust or estate in the business activities. यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज रखती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ऐसा. तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी बिजनेस चलाने के लिए है वो यहां पे आएंगी, लेकिन जो एसेट्स बिजनेस के नहीं है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. कहने का मतलब ऐसा, यानी कंपनी है जिसका काम बिजनेस करना ही नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज है उसके पास बट नॉट डूइंग एनी बिजनेस, तो फिर ये रूल अपन वहां नहीं लगाएंगे. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैरा प्रिंसिपली, देखो यहां परसेंटेज की जगह प्रिंसिपल बोल दिया, तो उसका मतलब क्या? In relation to ownership of immovable property means the value of such immovable property exceeding 50% of the aggregate value of all assets owned by the company, partnership, trust or estate. तो यहां भी 50% बोला है, यहां भी 50% बोला है, लेकिन अलग से बोला है. तो पहले प्रिंसिपली वर्ड यूज किया, फिर नीचे बोला कि प्रिंसिपली मीन्स मोर देन 50%. चलो अच्छा है. Then gains other than those to which para 4 applies, derived by a resident of a contracting state from the alienation of shares of a company which is a resident of the other contracting state, may be taxed in that other state if the alienator at any time during the 12 months period preceding such alienation held directly or indirectly at least percentage, यहां परसेंटेज डिफाइन नहीं किया है, आप कर लो, of the capital of that company. तो ये क्या है भी कि जहां 50% से कम है. इंडिया एक कंपनी है, इंडिया में कंपनी है जिसके पास एसेट्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी 30% इंडिया में है, 30% चाइना में है, 40% और कहीं है, ऐसे है. तो 30, 36, 40 सब अलग अलग है, कोई भी एक कंट्री में 50% से ज्यादा नहीं है. ऐसे कंपनी के शेयर्स अगर कोई बेचेगा तो फिर क्या होगा? तो वहां लिखा है गेन्स अदर देन दोज टू विच पैरा 4 अप्लाइज, derived by a resident of a contracting state from the alienation of shares of a company which is a resident of the other contracting state. यानी कंपनी और कहीं की रेसिडेंट may be taxed in that other state, यानी जहां जो वो कंपनी के शेयर्स थे उसमें टैक्स होगा. इफ द एलियनेटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 12 months पीरियड प्रीसीडिंग सच एलियनेशन हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटलीस्ट परसेंटेज, कितना जो आपस में डिसाइड करेंगे, ऑफ कैपिटल ऑफ दैट कंपनी. कुछ नहीं आया ना समझ में? देखो मैं बता दूं, ये जो ट्रांसफरर है यानी शेयर होल्डर मैं लिखता हूं, तो शेयर होल्डर इज रेसिडेंट ऑफ यूके, और जो कंपनी है रेसिडेंट इन इंडिया. लेकिन इस कंपनी का 50% ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, ठीक है. अब ये जो आर है यूके का, रेसिडेंट ऑफ यूके, इसके पास इंडियन कंपनी के मान लो 26% प्लस शेयर्स है, होल्डिंग है. तो ये 26% जो मैंने लिखा ये यहां पे लिखा है एज दे विल डिसाइड. तो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्टेट्स है वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितना रखना. मैंने एग्जांपल में 26 रखा है, तो 26% मान लो कि डिसाइडेड है. तो अगर इस आदमी के पास इवन दो इज ए रेसिडेंट ऑफ यूके, लेकिन अगर उसके पास 26% या उससे ज्यादा शेयर्स है जो यहां पे डिफाइन था, और ये शेयर्स वो बेचता है, सोल्ड इन यूके स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा. मान लो कि इस कंपनी का यहां लिस्टिंग है यूके के अंदर भी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसने बेचा. तो ये जो प्रॉफिट यहां पे अराइज होगा, इस प्रॉफिट को इंडिया में अपन टैक्स कर सकते हैं. वाई? बिकॉज ही इज अ मेजर शेयर होल्डर. कंपनी इंडिया की है लेकिन ये मेजर शेयर होल्डर है, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए. नहीं तो क्या होगा कि कंपनी इंडिया की है, मैं इंडिया में हूं, मैं अगर यहां बेचूंगा तो टैक्सेबल. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू साउथ अफ्रीका एंड देन सेल. साउथ अफ्रीका रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर बेचूंगा, फिर कहूंगा कि साउथ अफ्रीका में टैक्स करो, वहां टैक्स है ही नहीं मान लो के.
तो मेरा टैक्स बच जाता है ना। तो इसलिए अगर मैं मेजर शेयर होल्डर हूं, जो यहाँ डिफाइन होगा कि मेजर शेयर होल्डर कौन रहेगा, तो ये आपस में दोनों कंट्रीज लिखेंगे अगर उन्होंने 26% लिखा है। तो फिर अगर ये रेसिडेंट ऑफ यूके के पास या साउथ अफ्रीका जो भी कहो, अगर उतने शेयर्स है और वो अगर बेचेंगा तो उसको अपन इंडिया में टैक्स कर सकते हैं। आए समझ? ऐसा है। भारी भारी काम है। फिर उसी के नोट्स दिए हैं वहां। फिर पैरा 5 पे आ जाओ। पैरा 5 कहता है गेन्स फ्रॉम एलियनेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रिफर्ड टू इन पैरा 1, 2, 3, 4 शैल बी टैक्सेबल ओनली इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ विच द एलियनेटर इज रेसिडेंट। तो यहां पे वो वाला पॉइंट कवर नहीं किया है जो अपन ने लास्ट पैरा में देखा ना 4 में। तो 4 के हिसाब से देखो, ये जो केस देखा वो यहां कवर्ड नहीं था ओईसीडी के अंदर। तो इसलिए ये वाला केस ओईसीडी बोलता है कि जो एलियनेटर का कंट्री है यानी यूके, वो टैक्स कर सकता है, लेकिन यूएन मॉडल कहता है कि नहीं। तो वो एक एडिशनल मैकेनिज्म यूएन मॉडल में दिया था जो ओईसीडी में नहीं है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहां बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 को छोड़ के बाकी सब जो है तो वो एलियनेटर का जो रेसिडेंट कंट्री है वो टैक्स करेगा, कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड नॉट सोर्स। और यूएन मॉडल में भी सेम चीज है, लेकिन उसमें एडिशनल पॉइंट्स उधर थे तो उसको छोड़ के, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 वाला वो था जो लास्ट में देखा, को छोड़ के बाकी जो है तो वो कहता है रेसिडेंट वाला स्टेट टैक्स करेगा।